तो करंट मेरा होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? It is nothing but put in the heading and note the definition. The rate of change of flow, ऑलरेडी तुम लोग को पता भी होगा, 10th साल में पढ़ चुके हो. The rate of flow of charge from a particular cross section area is known as current. Is known as current. Is known as electric current होता है मेरा. ठीक है. अच्छा, इसके बारे में एक और छोटी चीज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी वाली चीज. क्या होता है ये? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसकी एसआई यूनिट, SI unit is ampere. Dimension is A. Basic fundamental dimensions में आता है इसका. और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है I is equal to Q by T. मतलब अगर मैं बात करूं 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर इज नथिंग बट 1 कूलम पर सेकेंड. 1 कूलम पर सेकेंड. तो ये मेरा होगा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि तुम लोग को ऑलरेडी आता है, बस है इसलिए बस दिखा दिया. देख लो सारी चीजें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. अब देखो एक और छोटा सा टर्म तुम लोग को और मैं बताना चाहूंगा कि जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी इसके बारे में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो करंट डेंसिटी देखो मैं तुम्हें बता दूं, कोई छोटे छोटे बस ये टर्म्स और डेफिनेशन जो कि बिगनिंग में लिखा देता हूं, जिसको अपन यूज करने वाले हैं आगे चल के. तो ये मेरा करंट डेंसिटी देखो होता क्या है. तो करंट डेंसिटी होता है कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं करंट की बात करूं, अगर ये वायर है मेरा, कंडक्टर है, ठीक है. तो अगर मैं करंट की बात करूं, तो मेरा करंट अगर मान लो इस तरीके से इस तरफ जाता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि मेरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं. ये भी इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक है. या फिर एग्जैक्टली होता तो यूं है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरफ मूव करता है अगर करंट तुम्हारा इस तरफ जाता है. तो याद करो कि हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि करंट जो मेरा वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं होता है कि इसका अपन कंपोनेंट नहीं ले सकते. जैसे मान लो कि अगर मैंने बल्ब को इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कनेक्ट किया, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर अगर हमने मान लो कनेक्ट किया, तो व्हाट इज माय करंट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं है. अगर यहाँ से यहाँ बल्ब को कनेक्ट करें तो बल्ब नहीं जलेगा. लेकिन अगर मान लो कि मैं वायर के अंदर किसी पॉइंट पे यहाँ और यहाँ मैंने यहाँ पे बल्ब को कनेक्ट कर दिया, और या फिर मैं यहाँ और यहाँ कनेक्ट करता हूँ. जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो सी डी के क्रॉस भी करंट है और ए बी के क्रॉस भी करंट है. ए बी के क्रॉस मेरा करंट मान लो इधर की तरफ जा रहा है, और सी डी के क्रॉस जो मेरा करंट है वो मान लो इधर की तरफ जा रहा है. तो इनसाइड द वायर अगर देखें तो उसको तो हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं ना, राइट. तो इनसाइड द वायर जो होता है करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन एक ही चीज को स्केलर और वेक्टर दो चीजें नहीं बोल सकते अपन. तो उन्होंने एक अलग से टर्म डिफाइन कर दिया करंट डेंसिटी, और उसको हम लोग बोलते हैं जे से, इसको डिनोट करते हैं जो जे से, ठीक है. और करंट डेंसिटी होता तुम्हारा यही है, ठीक है, ठीक है. दिस इज नथिंग बट द करंट एट एनी ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट एरिया. मतलब यहाँ पे जे जो होता है, जे इज नथिंग बट आई बाई ए. करंट इज डेंसिटी नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी, which is also which is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कुछ नहीं. विद इन द वायर करंट पर यूनिट एरिया का टर्म डिफाइन कर दिया कि बस एक डिफाइंड टर्म है, बस तुम्हें याद रखो. इसकी डेफिनेशन लिख लो. द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन ए कंडक्टर is the ratio of
the current density at a point in a conductor is the ratio of current at that point in the conductor to the area. हाँ बोलो, वापस रिपीट करो. The current density at a point in a conductor is the ratio of current. एक सेकंड रुको, current density की definition लिख दो. हाँ, the current density at a point in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor. The current density at a point in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section of the conductor at that point. At that point. सर फिर से रिपीट करो सर. The current density at a point in a conductor is the ratio of current at that point in the conductor to the area of cross section of the conductor at that point. मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लो यहाँ पर ये देखो, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होगा? दैट इज द रेशियो ऑफ द करंट डिवाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन का एरिया. ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से. ठीक है, इसके नीचे एक और छोटा सा पॉइंट लिख लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी एक और छोटी सी चीज होती है कि इसका जो मेन डायरेक्शन होता है ना, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन की तरफ होता है. तो करंट का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ the direction of the current density is in the direction of current और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. एक ही बात है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो उसकी तरफ होता है. ठीक है, जे वेक्टर कैन बी रिटन एज आई बाई ए. हालांकि इसको वेक्टर यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं अपन, इसके वेक्टर डालेंगे तो इधर भी वेक्टर आना चाहिए. अपने को डायरेक्शन करंट का लेंगे तो जे कैन बी रिटन एज आई बाई ए. जे वेक्टर कैन नॉट बी रिटन एज आई बाई ए, वो हम लोग नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, इसलिए कि आई में तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो वेक्टर उसको फॉलो नहीं करेगा. जे कैन बी रिटन एज आई बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया. ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. इसका डायमेंशन कितना होता है? दैट इज नथिंग बट a l to the power of -2. Dimension is a l to the power of a l to the power of -2. ठीक है, चलो ये चीज समझ में आया. अब देखो हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, और रेसिस्टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है. ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग सब कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं. पहले रेसिस्टेंस के बारे में कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. तो देखो जरा अगर अपन रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेसिस्टेंस डिपेंड्स. ये याद करो, हमने पढ़ा था. ठीक है, कि फैक्टर्स ऑन व्हिच
रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। रेसिस्टेंस तुम लोगों को सब पता ही है। तो रेसिस्टेंस जो आर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसके साथ साथ मेरा होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हम जानते हैं ऑलरेडी। आर इज इक्वल टू कितना होता है मेरा रो एल बाई ए। जाता हूँ उस चीज को समझो। टेम्परेचर मटेरियल इन सब बातों पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ बाई साथ एक और चीज पे डिपेंड करता है। देखो जैसे मान लो कि ये मेरा क्यूबॉइड है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं, यहाँ पे मैं फ्रेश ड्रॉ कर देता हूँ एग्जाम्पल की तरह। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड का अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये वाला जो मेरा लेंथ है वो ए है, और ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, और इसकी रेसिस्टिविटी मेरी रो है, ठीक है। तो एक काम करो, मुझे ना इसका रेसिस्टेंस बताओ। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस? इसका मुझे रेसिस्टेंस बताओ। वो BC है। कितना है? रो BC है। ठीक है। VBC और बाकी बाई है। लोग रो कितना? रो A by BC। ए बाई BC। बी सी। बाकी लोग Sir, cannot tell. कैन नॉट टेल। यस, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन The direction. डायरेक्शन ऑफ व्हाट? Current. करंट। यस एग्जैक्टली। हमें पता ही नहीं कि हमारा करंट किधर से किधर जाता है। तो याद रखना, जो रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, इट डिपेंड्स अपॉन एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, as well as it depends upon the direction of the current as well। मान लो अगर करंट मेरा ऐसे से ऐसे जाता है तो मेरा रेसिस्टेंस ये है। अगर मान लो मेरा करंट बोलूं क्रॉस जा रहा है, मतलब इधर से इधर की तरफ जा रहा है, देन व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस इन दिस केस? ये R1 मान लो, ये R1 और दूसरा मेरा R2। व्हाट इज द R2? R2 विल बी नथिंग बट रो इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा AC, एंड लेंथ कितना हो जाएगा मेरा B। तो इसी का जो मेरा ये है, ये चीजें बदल जाती है मेरी। तो इस बात को लिख लो तुम, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस। ये एक एग्जांपल भी लिख लेना, इसको पहले लिख लो एग्जांपल, उसके बाद लिखना। फर्स्ट यू राइट दिस एग्जांपल। Resistance of the wire depends upon सारे पॉइंट्स लिखना है या सब तो जानते हो? लिख लो। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ऐसे करके लो। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, डायमेंशन, एक और छोटा सा टर्म ये भी लिख लो, टेम्परेचर, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट। इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये किन बातों पर डिपेंड करता है मेरा? डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इन R इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, व्हाट इज माई A? A is the area perpendicular to the flow of current. A is area perpendicular to flow of current.
So perpendicular या parallel? नहीं, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। जैसे मान लो ये एरिया और फ्लो इधर है। अच्छा, एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल, but A is the surface which is perpendicular to the flow of current. A is the surface area. A is the surface which is perpendicular to the flow of current. ऐसे लिख सकते हो। एरिया वेक्टर जो होगा वो फ्लो के डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। बट हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है ना, वो होता है तुम्हारा। अच्छा, छोटा सा टर्म और है तो यहाँ पे इसको भी लिखा ही देता हूँ, बता देता हूँ। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मेरा होता क्या है? अच्छा, हमने रेसिस्टेंस के बारे में इतना पढ़ा, इसकी एसआई यूनिट तो अपने को पता है। एक छोटा सा टर्म, एक छोटा सा टॉपिक रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग लिखना भूल गए। इसको चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होता है ओम। ठीक है, इसका डायमेंशन बताओ। राइट द डायमेंशन ऑफ द रेसिस्टेंस। मैं कर देता हूँ, देखो आर की जो वैल्यू होती है ना, V इज इक्वल टू होता है मेरा I इंटू आर। R कैन बी रिटन एज I डिवाइड बाई V। ठीक है, तो R कैन बी रिटन एज I बाई V। अभी काम करो, इसको Q इनसे मल्टीप्लाई कर दो। Q के मल्टीप्लाई करने से फायदा ये होता है कि एनर्जी हो जाता है। तो I So V by I know. ओ सॉरी R इक्वल टू V बाई I। सॉरी यार, गलती कर दी मैंने, सब गलत है। देखो R इज इक्वल टू V बाई I, दोनों ऊपर नीचे Q से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, व्हाट इज माय Q इनटू V? Q into V is energy, that is nothing but ml t to the power of ml square t to the power of minus 2 divided by Q is at and I is A. So this can be written as A to the power of minus 2, m to the power of minus 1 and L to the power of 2 and t to the power of minus 3. m to the power 1 ना सर, M to the power, oh sorry, 1 plus 1, m to the power of plus 1. ठीक है, डन। कितनों का आया था ये? मेरा। चलो बढ़िया, इसका खतरनाक सा डायमेंशन आता है वैसे, इसीलिए भूल गए थे, इसलिए मैंने कराया इसको। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं वापस, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं वापस अपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे। तो ये मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है? तो सबसे पहली चीज होता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन, ये किन बातों पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, एक तो तुम्हारा नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरा होता है डिपेंड करता है तुम्हारा, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर पर भी याद रखना डिपेंड करता है मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में कैसे डिपेंड करता है वो चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट इसके बाद एक दो क्लास के अंदर ही। बट याद रखना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ये तुम्हारा नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का नेचर है। तो जहां R इक्वल टू रो एल बाई ए हम लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वहां पे जो रो होता है दैट इज नथिंग बट R इंटू ए डिवाइड बाई एल। अब जब हम लोग लेंगे L की वैल्यू 1 मीटर एंड एरिया की वैल्यू अगर हमने लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो जो मेरा रो होगा वही मेरा R होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इसी तरीके से डिफाइन भी किया गया है कि अगर मान लो कि अगर हम कोई भी एक वायर लेते हैं और उसका लेंथ 1 मीटर लिया और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस होता है दैट विल बी नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो इतना लिख लो पहले, ये जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और उसके बाद जब मैं बोलता हूँ डेफिनेशन वो लिखो, जल्दी से लिख लो। It is the resistance of a wire whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. ऐसे स्टार पॉइंट लेके लिख लो, it is the resistance of a wire
whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Is 1 meter square. वन मीटर स्क्वायर। दो पॉइंट लिख लें, एक तो ये उसकी डेफिनेशन नाम लो, दूसरा एरो, और तीसरे में ये लिख लो कि इट डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टिविटी, रो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, and temperature. Ro depends upon the nature of the material and temperature. Temperature of नहीं, बस only temperature. ये दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। Depends upon these all things. इसकी SI यूनिट, उसकी ओम होती है, उसकी MHO महो, ओम का उल्टा होता है इसका रेसिस्टिविटी, इसका SI यूनिट होता है। दिस इज द SI यूनिट। इसका डायमेंशन निकाल दो, व्हाट इज द डायमेंशन। चलो रेसिस्टिविटी का डायमेंशन निकालो। इसकी SI यूनिट इन जनरली जो होता है वो ओम मीटर होता है, तो तुम ओम मीटर ही यूज करना। बहुत जगह मतलब ये गिवन नहीं होता है, ठीक है, तुम यही यूज करना कि ओम मीटर होता है। नहीं बस कहीं देखा है, बस वो बता दिया, बट जनरली तुम्हारा बुक्स वगैरह में हर जगह इट विल बी गिवन एज ओम मीटर, ठीक है। इसका डायमेंशन देखो क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है ml to the power 3 t to the power of -2 -3 and a to the power of -2. This is the dimension of this. ml cube t to the power of -3 a to the power of -2. This is the dimension of that. Good, well done विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया का सही, बाकी लोग का ml square t square, हाँ सही है। हाँ सर। ठीक है, सबका आया ना ये डायमेंशन। चलो तो ये हो गया मेरा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड द रेसिस्टेंस के बारे में हमने देख लिया। कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, इसके बारे में वापस अपन देखेंगे आगे चल के। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द रेसिस्टेंस, ठीक है। देखो ये एक वायर हॉलो सिलेंडर है ये, ठीक है। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर बीच में खाली है, और ये रेसिस्टेंस मेरा, ये रेडियस R1 और ये बाहर वाला रेडियस मेरा R2। करंट मान लो ऐसे से ऐसे जा रहा है मेरा, ठीक है। इसका लेंथ L एंड रेसिस्टिविटी रो। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर? ये करके क्वेश्चन बताओ। हॉलो है, R1 पार्ट जो है हॉलो पार्ट है, बीच में बस इतने में ही करंट मूव कर रहा है इस पार्ट में। R equal to rho into L divided by pi into R2 square minus R1 square। ये मेरा रेसिस्टेंस होगा। कितने का सही है? नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात। इसी में एक अगला सवाल देखो। डन, चलो वहां तक तो ठीक था, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग सेम फिगर
सेम इस तरीके से कंडक्टर, मतलब सेम है, सारी चीजें सेम है. दिस इज माई R1 and this is my R2 and my length is L. But this time my current, it is moving from here to there. This is my direction of current. This is my direction of current. ठीक है, मेरा करंट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है. अब तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस. ध्यान से समझो, ये बहुत आसान नहीं है. इसमें मेरा लेंथ कितना है बताओ जरा पहले. लेंथ R2 minus R1. बहुत बढ़िया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है सर वो. वेरिएबल है, बिल्कुल सही. मेरा लेंथ, माई लेंथ इज फिक्स बट एरिया इज वेरिएबल. पहले कितना था, पाई R1 स्क्वायर, सॉरी, और 2 पाई R1 इंटू एल, और बाद में 2 पाई R2 इंटू एल. तो माई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरिएबल. तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. चलो सॉल्व करो इसको. ठीक है, इसको हमने फ्रंट व्यू लिया और R रेडियस पे जाके एक dr लेंथ का, विड्थ का एक मैंने एक पीस ले लिया. ये ऐसे. इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, देखो करंट इधर से इधर है. देखो वही वाली चीज है ये, जैसे इसमें इधर से इधर जा रही है, इसको मैं यहां से देख रहा हूँ, इस तरफ से. इस तरफ से मैं देखूंगा तो मेरा करंट कहां से कैसे जाएगा, देखो खुद से. देखो करंट विल गो फ्रॉम हियर टू देयर. ये मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, यहाँ से. यहाँ मेरी आंखें हैं. ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. ठीक है, तो मेरा करंट जो है वो कहां से कहां जा रहा है, ऐसे से ऐसे जा रहा है, हर जगह पे ऐसे से ऐसे जा रहा है. तो मैंने क्या किया कि R डिस्टेंस पे जाके एक dr का वो ले लिया, और इसका जो मेरा रेसिस्टेंस होगा ना, इसको मैंने बोल दिया dr. इसका जो रेसिस्टेंस है वो छोटा सा रेसिस्टेंस है, दैट इज नथिंग बट dr. और मेरा जो R है, इट वेरीज फ्रॉम R1 टू लेंथ R2. ये मेरा R1 से R2 वेरी करता है. ठीक है, अब देखो जरा अपन बात करते हैं पहले dr की. तो मेरा dr क्या होगा, देखो, तो माई dr विल बी, dr होता कितना है, रो L बाई A. dr इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉल पार्ट. जो छोटा सा जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ करा है, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं. तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा मेरा, रो L बाई A. रो इज रो, L इज नथिंग बट dr, एंड व्हाट इज माई एरिया. इसका एरिया कितना होगा तुम खुद सोचो. एरिया विल बी नथिंग बट 2 पाई R इंटू एल. उसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कितने एरिया से वो आगे की तरफ बढ़ रहा होगा. तो अपन देखेंगे तो इस एरिया में तो ये वाला एरिया होगा ना, दिस रीजन, ये पूरा कर्व यहाँ से यहाँ तक ऐसे. तो इसका जो CSA होगा दैट विल बी द एरिया. तो उसका CSA कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया, वही एरिया होगा ना, वो पूरा रीजन होगा जिससे वो करंट आगे की तरफ ऐसे निकलेगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया. तो हमने कर्व सरफेस एरिया लिख दिया 2 पाई R इंटू एल. अब दिस इज माई dr. अब करना क्या, इंटीग्रेट कर दो. कहां से कहां तक, 0 से लेके R तक. इसको कर दो R1 से लेके R2 तक. तो ये तो मेरा R हो गया, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा रो बाई 2 पाई L इंटू dr बाई R का इंटीग्रेशन log ऑफ R. log ऑफ R अगर मेरा हो गया तो दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ R2 डिवाइड बाई R1. ये मेरा रेसिस्टेंस उसका. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लो इसको. एक और सवाल कराता हूं, बिल्कुल थोड़ा सिमिलर टाइप का होगा, खुद से करना इसको लेकिन. ठीक है, ये मान लो कि स्फीयर है और इसका रेडियस R1 और इसका आउटर रेडियस R2. ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर. और इसमें जो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, वो है तुम्हारा इस तरफ, ऐसे इस तरीके से करंट का मूवमेंट हो रहा है. इसकी रेसिस्टिविटी रो है. फाइंड द रेसिस्टेंस. R बताओ. देख लो जिनका जिनका नहीं है मैं करा देता हूं. यहां से हम क्या करेंगे, R डिस्टेंस पर स्मॉल r पे जाके एक
dr लेंथ का हमने एक स्फीयर लिया है, ये इस पर, ये क्या है मेरा स्फीयर है पूरा 3D फिगर। तो इसका जो मैं dr लूंगा, द dr वैल्यू विल बी नथिंग बट रो l बाई a 4 पाई r स्क्वायर। बस खत्म, यहीं पे खत्म हो गया है। 0 to capital R and this can be integrated as R1 to R2, खत्म। तो R can be written as rho by 4 pi constant outside dr by R square integration of R1 to R2, so this can be written as 1 by R1 minus 1 by R2। बहुत सिंपल सा, ये सिंपल था, हो गया ना, समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? हमने इस पार्ट का पहले निकाल दिया, ये वाला जो रीजन है, और उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो एक और छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, और ये होमवर्क है तुम्हारा। एक फ्रस्टम है, आई होप कि तुम लोग को फ्रस्टम याद हो, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो तुम लोग। ये ऐसे और ये इस तरीके से आता है, ये फ्रस्टम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग इसको सॉल्व करना। और करंट जा रहा है ऐसे से ऐसे, इसका जो ये रेडियस है ये ए है, और जो मेरा ये वाला रेडियस है ये रेडियस मेरा बी है, ठीक है। अब जो करंट है वो मेरा इस तरीके से जा रहा है। करंट का डायरेक्शन तो तुम देख ही चुके हो, ये है मेरा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। एक और छोटी सी चीज इसमें मैं ये तुम्हें दे देता हूँ कि जो इसका जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल, एंड एक और छोटी चीज गिवन है कि बी माइनस जो ए है, दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है वो बहुत बहुत छोटा देन एल है। ये गिवन है तुम्हारे फ्रस्टम के अंदर, ये सारी बातें। अब तुम्हें ना इसका ना रेसिस्टेंस निकालना है, बहुत ही शानदार सवाल है ये, इसको तुम्हें, हाँ बोलो। एल वो स्लैंट वाली लेंथ है या परपेंडिकुलर वाली? हाइट, एल इज द हाइट, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का हाइट है, दिस इज एल, लेंथ ऑफ द फ्रस्टम है एल, ठीक है। तो अब बहुत ही बढ़िया सवाल, तुम्हारा एरिया जो है वो हर जगह बढ़ता जाएगा। इनिशियल एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, फाइनल एरिया कितना होगा, पाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें इसका रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सो दैट इज योर होमवर्क एंड विल स्टार्ट द क्लास टुमारो। मतलब ये ध्यान से समझो, यहां से x dx, x डिस्टेंस पे जाके एक dx का मैं क्या पे ना एक ये लेता हूं, तो ये मेरा किसकी तरह काम करेगा, दिस विल एक्ट एज ए सिलेंडर, और इसका लेंथ मान लो मैंने dx ले लिया, ठीक है। तो इसका रेडियस मेरा a से बड़ा होगा, इसका रेडियस जो होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं इस लेंथ की बात करता हूं तो इस पूरे पार्ट का अगर मैं dr निकालने की कोशिश करूं तो व्हाट विल बी माय dr, माय रेजिस्टेंस dr विल बी नथिंग बट रो into dx and divided by pi r square, where r मैं इसका रेडियस मान रहा हूं, मान लो यहां से यहां तक ये r मेरा रेडियस है। तो मेरा r की इनिशियल वैल्यू है a और मेरी r की फाइनल वैल्यू है b। मेरा इनिशियल x है 0 और फाइनल x है l। तो ये यहां से यहां तक लेंथ अगर मैं लेता हूं l, तो देखो मेरा दो वेरिएबल है, यहाँ पे x है और दूसरा r है, तो इसको मैं एक चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट का अगर मैं dr की बात करूं तो मेरा जो dr होगा दैट इज नथिंग बट रो dx डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर। अब जरा मैं r की बात करता हूं, तो इस पार्ट पे अगर मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करूं, सिर्फ ये पार्ट, तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं रेडियस की, तो व्हाट विल बी माय रेडियस, ठीक है। तो पहले अपन tan थीटा निकाल लेते हैं, तो व्हाट इज माय tan ऑफ थीटा, tan थीटा इज नथिंग बट b माइनस a डिवाइडेड बाय l। देखो ध्यान से, ये लेंथ कितना होगा तुम्हारा, दिस लेंथ इज नथिंग बट b माइनस a डिवाइडेड बाय l, दैट विल बी द tan थीटा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि b माइनस a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन l, मतलब थीटा विल बी वेरी स्मॉल, थीटा विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अगर अब मैं रेडियस की बात करूं तो मैं इसकी बात करता हूं, मान लो इसको मैं y बोलता हूं अगर, तो व्हाट विल बी माय y, माय tan थीटा विल बी नथिंग बट
tan theta can also be written as b minus a by l, and that is equal to y divided by x. So what is my y? My y will be x into b minus a divided by l. ये मेरा y हो गया. अब अगर मैं बात करूं dx सॉरी रेडियस की, तो मेरा रेडियस कितना होगा? मेरा रेडियस विल बी नथिंग बट b माइनस a डिवाइडेड बाय l इनटू x, वो y वाला पार्ट, एंड प्लस a. दिस विल बी माय न्यू रेडियस. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं dr की, तो व्हाट इज माय dr? स्मॉल dr. दिस dr इज नथिंग बट b माइनस a डिवाइडेड बाय l इनटू dx एंड प्लस 0. ये मेरा हो गया dr. तो अब देखो इंटीग्रेशन dr, मैं dr की बात कर रहा हूं वापस से. रेसिस्टेंस दैट इज नथिंग बट रो इनटू dx डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर आया था. रो, व्हाट इज माय dx? माय dx इज नथिंग बट, ओह सॉरी यार, यहाँ पे कर लेता हूँ, वापस से कर लेता हूँ. dr, व्हाट इज माय dr? My dr is nothing but rho dx divided by pi r square और rho into pi. ये तो मेरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. अब अगर मैं बात करूं कि dr की, तो व्हाट इज माय dr? b माइनस dx की, तो dx was b minus a divided by l into dr. मैंने किसको कन्वर्ट किया? एक सेकंड बताओ. मैं r को इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो dx की वैल्यू रख देते हैं. सॉरी, मिस्टेक हो गया. l डिवाइड बाय b माइनस a, dx की वैल्यू मैं रखूंगा. तो dx विल बी l डिवाइड बाय b माइनस a इंटू dr डिवाइड बाय पाई इंटू r स्क्वायर. तो व्हाट इज माय r? ये तो r अब करने की जरूरत नहीं, r के टर्म्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया. दिस इज माय dr. मैंने सिर्फ dx को कन्वर्ट कर दिया, l डिवाइड बाय b माइनस a इंटू dr. अब देखो मेरे को r के टर्म्स में मिल गया, तो इसको इंटीग्रेट कर दो. दस. तो ये तो हो गया मेरा r, दिस इज रो बाय पाई इंटू l बाय b माइनस a, और इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन a से लेकर b तक. तो इंटीग्रेशन dr बाय r स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1 बाय r, a से लेके b तक. पर b रखेंगे, एक बार r रखेंगे तो 1 बाय r, 1 बाय a माइनस 1 बाय b, फिर वो एलसीएम ले लेंगे तो b माइनस a ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो दिस विल बी रो इनटू l डिवाइड बाय पाई इनटू ab. दिस इज द रेडियस. सर पाई स्क्वायर होगा ना? कहाँ पे? ऊपर पाई. नहीं, पाई कहाँ है ऊपर? ओह, ये मैंने पाई गड़बड़ ले ली थी यार. ये तो पाई यहाँ पे मैंने लिख ही देना वापस. तो दिस इज रो l डिवाइड बाय पाई इनटू ab. सर 1 मिनट दिखाओ सर, वो लास्ट पेज. सबसे पहली चीज कि मेरा जो करंट है ना वो ऐसे जा रहा है. ठीक है. तो अगर मैं मान लो कि यहां से सेंटर से मैं x डिस्टेंस पर गया और यहाँ पे मैंने छोटा सा dx पार्ट अगर मैं लेता हूं, तो इस छोटे से पार्ट का जो मेरा लेंथ होगा ना वो कितना होगा? दैट विल बी नथिंग बट पाई x बाई 4. और एरिया कितना होगा? अगर मैं बोलूं कि इसका dx लेंथ ले लिया मैंने, तो इस छोटे से एरिया को अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये इस तरीके से कुछ ऐसे टर्न करके जाएगा, ऐसे यू. देखो ऐसे जाएगा ये. ठीक है. तो इसका लेंथ मेरा होगा पाई एक्स बाई, सॉरी 2 पाई आर बाई 4, मतलब पाई एक्स बाई 2. और इसका जो मेरा एरिया होगा दैट विल बी नथिंग बट h इंटू डी एक्स. लेकिन ऐसे जितने भी लाइन होंगे ना, ऐसे जितने भी ऐसे एक और रेसिस्टेंस, ऐसे एक और रेसिस्टेंस, तो सारे के सारे जो मेरे रेसिस्टेंस है ना वो तुम्हारे पैरेलल में है. कैसे आएंगे? पैरेलल में आएंगे. मतलब यहाँ पे जाके
अगर देखो यहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा उसका फ्रंट व्यू, ये ऐसे लिया हमने। तो ऐसे जितने भी सारे रेसिस्टेंस मेरे बनेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, वो सारे रेसिस्टेंस कितने मिलेंगे मेरे को, पैरेलल में मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द 1/4 ऑफ दिस थिंग, और करंट मेरा इस तरीके से जा रहा है, इधर जा रहा है करंट ऐसे, दिस इज माय आई। तो सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में मिलेंगे। तो चलो ना पहले मैं इस पार्ट के रेसिस्टेंस पे कंसंट्रेट करता हूं। तो दिस इज माय डी आर। तो डी आर मेरा कितना होता है, पाई रो एल। एल कितना है इसका, पाई एक्स रेडियस एंड डिवाइडेड बाई पाई एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एरिया, रो एल बाई एरिया। एरिया कितना होगा इसका, एरिया विल बी नथिंग बट एच इंटू डी एक्स। अब देखो तुम एक और छोटी सी चीज ध्यान से देखो, तो तुम्हारा जो dx है वो नीचे आ गया यहाँ पे। इंटीग्रेट तो अपन आसानी से कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन हम लोग इसको करेंगे कहां से कहां तक, a से लेके b तक। इंटीग्रेट इसको करेंगे हम लोग a से लेके b तक, ठीक है। लेकिन dx मेरा नीचे आ गया। तो अब देखो एक ध्यान से चीज देखने वाली मेरी बात ये है कि ये सारे के सारे जो है ना वो पैरेलल में है। तो जैसे एक बात बताऊं मुझे, अगर जैसे मान लो छोटे छोटे बहुत सारे अगर रेसिस्टेंस हैं और वो सब पैरेलल में है, तो जैसे मान लो कि 1/R1 1/DR प्लस 1/DR प्लस 1/DR, ऐसे बहुत ही छोटे 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 तुम्हारे अगर आगे पैरेलल में, तो इनका R इक्विवेलेंट तो यही होगा ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/this। तो दिस कैन बी रिटन एज sigma of 1/dr. Sigma is nothing but integration, so that's nothing but integration of 1/dr. This is 1/r equivalent. So what will be my r equivalent? R equivalent will be nothing but integration of dr. 1/r 1/r, तो ये होगा मेरा r equivalent। इस तरीके से करके आएगा ये। तो जो मेरा dr बनता है 1/r equivalent इक्वल टू आता है सिग्मा this। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू ऐसे देखो, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल, इसको छोड़ो, 1/dr का इंटीग्रेशन, ये सम आता है मेरा, उसको ऐसे नहीं कर सकते, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा मेरा 1/dr, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/r इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, ऐसे जितने dr है सबको मैं सम, सबका मैं सम निकालूंगा। तो 1/dr करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 2h dx डिवाइडेड बाई रो पाई x। x की वैल्यू इनिशियल a थी, फाइनल b था, तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो, 2h बाई रो इंटू पाई ln ऑफ b बाई a। दिस इज माई 1/r इक्विवेलेंट, राइट। तो अगर मैं r इक्विवेलेंट की बात करूं तो what is my R equivalent? Pi into x divided by 2h into ln of b by a. This is my R equivalent. हाँ सही बोल रहे हो, 1/r equivalent equal to 2h by rho pi into ln b by a। तो अगर इसको 1 by करेंगे अपन तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो pi x by 2h डिवाइडेड बाय ln ऑफ b बाई a, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो इसी का एक और पार्ट कराता हूँ। मान लो सेम टाइप का है, वही सेम फिगर है, मैं फ्रंट व्यू लेके चल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इस बार मान लो करंट तुम्हारा ऐसे से ऐसे जाता है, ये मान लो इस तरीके का कोई एक वायर है, ऐसे एक नॉर्मल ऐसा ले लो, नॉर्मल, ठीक है। और इसका मान लो एक ये वायर है, और इसका जो रो है ना वो मैंने वेरिएबल दे दिया, मान लो अगर दिस रो इज नथिंग बट रो नॉट इनटू dx, दिस रो इज रो नॉट इनटू dx, मतलब जैसे जैसे वो करता है वेरी करता है, और x स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे रेसिस्टिविटी 0 है और उसके बाद रेसिस्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। I is equal to rho naught into x रो नॉट इनटू x होगा ना? नहीं करेक्ट इसको हटाओ, 1 सेकंड, नहीं भाई वो मेरी गलती थी। अभी देखो r की वैल्यू रो इज रो नॉट, ठीक है,
और वही सेम क्वेश्चन है तुम्हारा, मान लो करंट जो है वो यहाँ, ये वही ए और बी ले लो, दिस इज ए एंड बाहर वाला जो है वो बी है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि करंट मान लो इधर से इधर जाता है, ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है, तब तुम निकालो क्या होगा। अब ये सारी चीजें सीरीज में आएंगी, तो एक्स पे जाकर dx लोगे तो अब तुम्हारा dx लेंथ की तरह आएगा वो। अब जो dx है वो लेंथ की तरह आएगा, पहले लेंथ dx, लेंथ जो है वो dx की तरह नहीं आता, लेंथ था पाई एक्स dx, पाई एक्स बाई 4, अभी लेंथ dx की तरह वो भी आएगा। फंक्शन की तरह सर। इसको सॉल्व करो, हाँ सॉल्व इट, इसका तुम वो निकालो, तो वही x पे जाके और एक dx का देखो x पे जाकर dx लिए तो उसका जो dr होगा वो that dr will be nothing but rho naught into dx और divided by pi x by 2 length into height, this is your area। इसका एरिया कितना होगा, पाई एक्स बाई 2 इंटू एच, ये उसका एरिया हो गया। वो क्यूबॉइड की तरह एक्ट करेगा, तो क्यूबॉइड तुम्हारा कितना होगा, उसका जो लेंथ हो गया वो दैट इज पाई एक्स बाई 2 और हाइट हो गया तुम्हारा पाई एक्स बाई 2 इंटू एच, और इसको इंटीग्रेट कर दो ए से लेके बी तक, खत्म, इंटीग्रेट कर दो। सो दिस आर विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स रो नॉट बाई पाई इंटू एच इंटू ln ऑफ बी बाई ए, दिस इज माई आर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड वगैरह में पूछता है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लो किसी भी, अगर एक कंडक्टर की बात करता हूं, ठीक है, तो इस कंडक्टर में मान लो अगर मेरा करंट जाता है I, ठीक है, इफ करंट इज I, और मान लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरा VB है, और इसका मैं लेंथ लेता हूं मेरा L, तो अपने को पता है कि इसमें जो मेन मेरा करंट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ VA माइनस VB, तो जो मेरे I की वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट VA माइनस VB V डिवाइड बाय R, ये मेरा होता है VA माइनस VB बाई R, और इसी को अपन लिखते हैं V बाई R। अब जरा मैं VA माइनस VB की बात करूं तो व्हाट इज माई VA माइनस VB, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखूं तो मान लो कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा अगर E है, तो व्हाट इज माई VA माइनस VB, दैट इज नथिंग बट E डॉट dr, और dr इज नथिंग बट L, so this can be written as E डॉट L। खैर अब देखते हैं अपन व्हाट इज माई I, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई, अच्छा R कितना होता है, R इज नथिंग बट रो L डिवाइड बाई A, R इज नथिंग बट रो L डिवाइड बाई A होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज V इंटू A डिवाइड बाई रो इंटू L। अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज माई I बाई A, माई I बाई A इज नथिंग बट V बाई L इंटू 1 बाई रो, और V बाई L क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है मेरा, ये मेरा करंट डेंसिटी जो कि अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म J, और ये है मेरा E, और 1 बाई रो को लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, तो जो मेरा J करंट डेंसिटी है दैट कैन बी रिटन एज कंडक्टिविटी इनटू E वेक्टर, दिस इज द ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म वेयर दिस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई रो। मतलब ऑब्वियसली अगर रेसिस्टिविटी कम तो रेसिस्टेंस कम तो कंडक्टिविटी ज्यादा, तो एक टर्म आता है कंडक्टिविटी दैट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रो, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी, तो मेरा J वेक्टर कैन बी रिटन एज कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा जो करंट डेंसिटी होगा वो डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी पे, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो बढ़िया होगा, और E पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा तो भी मेरा होगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, लिखने के बाद एक छोटा सा काम कर दो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालो। हो गया नहीं, रेसिस्टिविटी का उल्टा,
एक छोटा सा एक और टर्म है, बस जैसे लिख लो, जैसे रेसिस्टेंस होता है ना वैसे ही होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। जैसे रेसिस्टेंस वैसे ही कंडक्टेंस। देखो द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस is called as electrical conductivity or conductance and its SI unit is, मैंने तुम लोगों को रेसिस्टिविटी का SI यूनिट बता दिया था ना, हो ना, इसका होता है MHO, उसको ठीक कर लेना। उसकी SI यूनिट MHO नहीं होता है, वो जो मैंने बोला था वही होता है। इसका होता है MHO, दैट इज ओम इनवर्स होता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओम इनवर्स। ये कंडक्टिविटी है और इसका डायमेंशन क्या होगा, ये 1/r होता है। तो कंडक्टेंस का जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा m to the power -1, l to the power -2, t to the power of 3 and a to the power of square। ये डिफाइंड टर्म है, लोगों ने कंडक्टेंस को डिफाइन किया। किसी किसी में कंडक्टेंस गिवन होगा तुम्हारे, तो कंडक्टेंस गिवन होगा तो तुम रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। कंडक्टेंस को 1/r इज कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड origin of resistivity। हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और हम लोग पढ़ेंगे कि origin of resistivity क्या होता है, मतलब रेसिस्टिविटी का आखिर मेन रीजन क्या होता है। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी भी पढ़ेंगे, उसका एक फॉर्मूला भी आएगा कि कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी मेरा क्या होता है। तो देखो पहले जरा छोटी सी चीज हम लोग पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले होता है क्या, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। बिल्कुल काइनेटिक चीजें गैसेस की तरह होता है। तो इन जनरल मेरा होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ तो मैंने कि ये कंडक्टर है मेरा, ठीक है, ये इस तरीके से हमने कंडक्टर को ड्रॉ करके रखा है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा ना, इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इसके अंदर जितने भी मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खाली नहीं बैठे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक रैंडम मोशन होता है। जैसे मान लो कि अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन है तो ये खाली नहीं बैठा होता, लेकिन ये करता क्या, ये इधर से इधर जाता है, फिर इधर से इधर, इधर 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 इधर, ऐसे होता है। तो इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो 0 होता है। और इसका अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज माय वी नेट जो होता है वो मेरा 0 होता है। जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मानते हैं अपन कि जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट गए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मेरे राइट से लेफ्ट है। मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का तुम्हें ड्रॉ किया है, तो वी नेट उनका 0 होगा। तो वी नेट ऑब्वियसली 0 होगा, तो मेरा आई नेट भी कितना होगा, मेरा 0 होगा। आई नेट मेरा कितना होगा, ये 0 होगा। बट देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो देखो एक सिंपल सा तुम्हें फंडा बताता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने का क्या होता है। तो तुमने ना एक मतलब ग्राउंड में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करा होगा कि जैसे मान लो अगर कभी ग्राउंड में अंधेरा हो जाता है और तुम खड़े रहते हो ना, तो तुम्हारे ना सर के ऊपर ना बहुत सारे मच्छर होते हैं, मच्छर आगे खड़े हो जाते हैं और वो ना इस तरीके से ऐसे 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 कर रहे होते हैं, एकदम रैंडम मोशन तुम्हारे सर के ऊपर। तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा कि तुम्हारे सर के ऊपर ठीक ढेर सारे जो मच्छर होते हैं, एक मच्छर का झुंड आता है, देयर मेनी मॉस्किटोज विल बी देयर, और वो क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे 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 इस तरीके से करते रहते हैं। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द मॉस्किटोज, वो 0 होता है। नेट वेलोसिटी 0 होता है, मतलब कोई मॉस्किटो आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। बट क्या सारे मॉस्किटोज रेस्ट पर है, नहीं, सारे मॉस्किटो के पास एक रैंडम मोशन है, ठीक है, लेकिन वो ड्रिफ्ट नहीं कर रहे, मतलब आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अब तुम क्या करते हो, मान लो कि स्लोली तुम ना मूव करना शुरू करते हो, तो मॉस्किटोज क्या करते हैं पता है, ये रैंडम मोशन इस तरीके से अपना करते रहते हैं और साथ में साथ थोड़ा 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 ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं तुम्हारे साथ। पूरा मॉस्किटो का झुंड जो होता है ना वो आगे की तरफ ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ बढ़ते जाते हैं इस तरीके से, मतलब इनका रैंडम मोशन रहता ही है, साथ में साथ वो आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते बढ़ते जाते। तो ये जो वेलोसिटी है ना तुम्हारा आगे की तरफ जो बढ़ना, दैट इज नोन एज बेसिकली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना, यही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है मेरा करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए। तो करंट के लिए अगर जैसे मान लो कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है वो दो टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है तुम्हारा रैंडम मोशन, जो ऐसे 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 गैस मॉलिक्यूल की तरफ किसी भी तरीके से किसी भी रूप में ऐसे ऐसे जाते रहते हैं इस तरीके से। और वो क्यों जाते रहते हैं और वापस आते हैं? इसलिए मान लो यहाँ से गया, फिर यहाँ से एटम मिल गया, कोलाइड होगा, फिर इधर आ गया, फिर यहाँ से गया, फिर ये इधर आ गया, फिर यहाँ से गया, फिर ये इधर आ गया, फिर यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेन मेरा होते रहता है। ठीक है, तो अगर मैं देखो, अगर मैं ई की वैल्यू 0 रखूं तो मेरा वी नेट कितना होता है? 0, और आई नेट भी 0 होता है। लेकिन अपन करते क्या है कि जैसे मान लो कि अपना रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का जो था वो कुछ इस तरह से था, ऐसे 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 और ऐसे। अगर मान लो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया, ये मान लो कि यहाँ तक ऐसे आता है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से स्टार्ट किया और फिर से वापस वहीं पे इस ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे आ गया। अब अगर मैंने क्या किया कि मान लो कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस तरफ, तो सारे जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पे ना एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा तुम्हारा E इंटू ई। ठीक है, और किधर की तरफ? इस तरफ, मतलब माइनस ई इंटू ई होता है इस तरफ। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो फोर्स भी इस तरफ लगेगा। तो जितने मेरे इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ से पहले चले तो पहले वो कहाँ जाता था? यहाँ जाता था। लेकिन अब वो कहाँ जाएगा? तो अब वो जाएगा यहाँ तक। दूसरी बार जब रिटर्न होगा तो कहाँ तक जाएगा? वो सिर्फ यहीं तक जाएगा, इसलिए कि उस पर एक फोर्स लग रहा है ऑलरेडी। फिर जब ये तीसरी बार आएगा तो थोड़ा वो रैंडम मोशन तो उसका रहेगा ही, लेकिन ड्रिफ्ट होता जाएगा थोड़ा आगे की तरफ। फिर ये जो होगा वो कहाँ तक जाएगा? ये दिस विल बी कमिंग टिल हियर एंड दिस विल बी अगेन कमिंग टिल हियर। तो देखो थोड़ा सा ये मोशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया। मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लिख लो तुम लोग, एक छोटा सा तुम्हें टर्म पढ़ाऊंगा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इसको लिख लो। रिलैक्सेशन टाइम इज इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल between the two successive collision of electron is known as relaxation time, जिसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने चीजों को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं सर? अब ये नहीं पता है, जो जो जिसको पढ़ेंगे वो आएगा, वो करते जाएंगे। सर फिर से रिपीट करो सर। The average time interval between two successive collision of electron it is the average time interval between two successive collision of electron in conductor is known as relaxation time। ठीक है, known as relaxation time। तो ये मेरा E equal to 0 था। ये सारी चीजें लिख लो। तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि कोई भी अगर मान लो कि ये मेरा कंडक्टर है और इसके अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं मान लो इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, तो इस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्सेस। ये आगे की तरफ फोर्स मूव करने देते हैं। अगर मैं रैंडम वेलोसिटी की बात करूं, बिफोर व्हेन E वाज 0, when E is equal to 0, तो what is my V average? V average of the electrons कितना था मेरा? That was not 0। सारे इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपन बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एवरेज वेलोसिटी 0 था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उस टाइम पे when E is not equal to 0, जब मेरा E इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तब क्या होगा मेरा? तब मेरा जो V एवरेज होगा that will not be equal to 0। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना चलना शुरू कर देंगे। एक और दो तीन बातें, छोटी छोटी बातें, ये कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही करंट आता है और रैंडम वेलोसिटी की वजह से करंट नहीं आता है। एक्चुअली हम लोग हमेशा जब भी करंट दिखाएंगे, हाँ, तो जब कभी हम अपन करंट दिखाएंगे तो जब भी अपन करंट दिखाएं तो करंट में हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, बट एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इधर से इधर नहीं जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रैंडम मोशन होता है, ऐसे जाता है, फिर 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 ऐसे 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 करके आगे की तरफ बढ़ता रहता है।
लेकिन ये मेरा जो रैंडम मोशन है वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो जब भी अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे तो वही मेरा करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर देंगे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, बट ये सच नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन जो था वो रैंडम मोशन करते हुए और आगे की तरफ बढ़ता जाता है, बट हमारे करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में अगर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या अगर मान लो कि 2-3 बातें और आती है बच्चों के दिमाग में, ये आता है कि सर दो बातें सोचने वाली। देखो सोचने वाली पहली बात क्या है कि जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, इसको अगर हमने एक बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट करके रखा हुआ है, ये मान लो यू, तो ये मेरा हाई पोटेंशियल है, ये मान लो हाई पोटेंशियल, ये मान लो लो पोटेंशियल, तो इसका डायरेक्शन कहाँ किधर से किधर होता है, हाई से लो की तरफ। तो इसको हाई कर दो और इसको इसको हाई कर दो और इसको लो कर दो। ठीक है, तो ये मेरा करंट का जो डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर जाएंगे, तो करंट मेरा ऑब्वियसली इधर से इधर जाता है। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर मान लो कि मैंने हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जनरेट कर दी तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो पहली बात सोचने वाली ये है कि हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर, कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया? ऐसा थोड़ी है कि उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड द कंडक्टर इज 0, और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया? फिर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे? रीजन क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो याद करो कि किसी भी कंडक्टर को अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं यहाँ से ऐसे, ये मान लो कंडक्टर है और ये मान लो इंसुलेटर है। ठीक है, तो अगर कंडक्टर के अंदर हम लोग रखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 हो जाता था। इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसमें चार्ज का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेगेटिव चार्जेस इधर की तरफ आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस इधर की तरफ चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मेरा ई नेट 0 हो जाता था। याद करो, ये मैंने बताया था तुम्हें, क्या होता है? ई नेट 0 हो जाता है। जैसे कि जो ई इंड्यूस्ड होगा वो मेरा ई अप्लाइड के बराबर हो जाता था। ई इंड्यूस्ड जो था वो मेरा ई अप्लाइड के बराबर हो जाता था, और ये तब तक चार्ज का फ्लो होता जाएगा जब तक कि मेरा ई इंड्यूस्ड ई अप्लाइड के बराबर नहीं हो जाए। जब तक नहीं होगा, ई नेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो चार्जों पे जो है वो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो मूव करेंगे, और मूव करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे। जैसे मान लो पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, फिर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बंद नहीं हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, तब तक वो आते जाएंगे जब तक कि ई इंड्यूस्ड की वैल्यू को इतना ना बढ़ा दे कि ई इंड्यूस्ड ई अप्लाइड के बराबर हो जाए, जिसकी वजह से ई नेट मेरा 0 हो जाए। मेरा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी भी वो ऐसा नहीं कि मर गया, वो उतना ही है, लेकिन एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर अप्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेरा आता है वो ई नेट 0 हो जाता है। अगर मान लो कि मैं इंसुलेटर रखता हूँ तो इंसुलेटर के अंदर अगर मान लो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई किया, इसमें चार्ज जो है मूव करके यहाँ आता ही नहीं है, तो ई इंड्यूस्ड होता ही नहीं है। तो जो मेरा ई होता है नेट, वो होता है मेरा ई अप्लाइड, जो हमने ई अप्लाइड किया। और याद करो हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो चार्ज तो आए, लेकिन इनके पास इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं होते हैं। तो मान लो कि अगर 10 चार्ज फ्री हैं तो 10 चार्ज यहाँ आ जाएंगे, और 10 प्रोटॉन मान लो 10 पॉजिटिव चार्ज 10 यूनिट यहाँ चली गई, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाइड के बराबर नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। तो जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देता है। इंसुलेटर में क्या होता है, बिल्कुल सेम, और इसमें क्या होता है, बिल्कुल 0 कर देता है। इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऐसे सोचो कि ये जो मेरा कंडक्टर है स्फेरिकल हमने ड्रॉ किया, और इस पार्ट को मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं, इस पार्ट को भी मान लो मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ नेगेटिव चार्ज आए, अर्थिंग से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, वो सारे वायर के थ्रू फ्लो करके अर्थ में चले गए। तो क्या यहाँ पे चार्ज कभी एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं। यहाँ पे कभी चार्ज एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं। तो जिसकी वजह से तुम्हारा ई अप्लाइड क्या होगा, हमेशा ई इंड्यूस्ड, सॉरी व्हाट विल बी द ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ई इंड्यूस्ड हमेशा 0 इसलिए होगा कि चार्ज जो फ्लो करके तो जाएंगे, देखो यहाँ चार्ज दौड़ के तो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद इसको रास्ता मिल गया तो जिसकी वजह से नीचे चला जाएगा, यहाँ भी मान लो रास्ता मिल गया जिसकी वजह से नीचे चला गया, तो ई इंड्यूस्ड हमेशा 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉसिबल है। जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, दैट इज फॉर द आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड है। लेकिन यहाँ पर जब कोई भी अपन मान लो कि हमने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सर्किट का पॉसिबल होता है जब एक बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो होता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में इसमें भी चल के यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ आए, और आने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ पे एक अर्थ की तरह ये कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना यहाँ से फ्लो करके बैटरी के अंदर आ गया।
तब जो वो बैटरी के अंदर है और यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्जेस ऐसे आ गए, तो व्हाट इज द ई इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड चार्जेस, दैट इज 0। इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। वो कब? जब वो आइसोलेटेड ना हो। अगर आइसोलेटेड होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं है, पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब याद करो, वहां पे मान लो मैंने स्विच लगा दिया, और स्विच लगा दिया अगर मैंने बोल दिया कि बैटरी वगैरह सब तो कनेक्टेड, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। रीजन यही है, रीजन उसका यही होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जनरेट करा, लेकिन वो चार्ज है ना मूव ही नहीं करे, तो जिसकी वजह से ई इंड्यूस्ड कितना हो जाता है, ई अप्लाइड के बराबर हो जाता है। जैसे स्विच हमने बंद किया तो ये चार्ज फ्लो करके चले गए, जिसकी वजह से ई इंड्यूस्ड खत्म हो गया, तो ई नेट की एक वैल्यू हो जाती है, जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, तो चलो इस पॉइंट्स को लिख लो कि जैसे अगर मान लो कि मैंने बोला कि ये कंडक्टर है मेरा, ठीक है, तो इस कंडक्टर में अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इधर की तरफ मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मेरा एक्सेलरेटेड होगा, तो इसकी मेरी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, तो मेरा करंट जो है वो तो बढ़ता जाएगा ना। जैसे कि तुम्हारा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करना शुरू करेंगे वो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग मान के चलते हैं कि जो भी मेरा करंट जो होता है वो कांस्टेंट आता है। करंट कांस्टेंट आने का मतलब तो साफ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी पॉइंट ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं, जो जनरेट करते हैं इस और इस पॉइंट के बीच में, तो ये जो चार्ज होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको एक्सेलरेट नहीं करता है, इनको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराता है। इस वजह से ये होता है। इसका रीजन ये भी हम लोग मान के चलते हैं कि उसका कोलिजन होते रहता है। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट भी और यहाँ से मान लो जाके वापस से टकरा गया, तो उसकी वो वेलोसिटी फिर से खत्म हो गई। ऐसा मान के चलते हैं, सच का है, नोबडी नोज। फिर उसके बाद फिर से एक्सेलरेट किया, फिर यहाँ पे आके वो हो जाता है, कोलिजन की वजह से वो सारे अपने लूज कर देता है। समझ में आ रही बात? तो इस दो पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लिख लो। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डज नॉट गिव, the potential difference of the battery does not give an accelerated motion to the electrons. The potential difference of the battery does not give an accelerated motion to the electrons, but simply gives them a small constant velocity. A small constant वेलोसिटी। ये इस रेंज में होता है 10 to the power of -4 मीटर पर सेकेंड along the length of the wires, along the length of the wire towards the end at higher potential. Obviously वो higher potential की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देख लो इस पॉइंट को एक बार रिपीट कर देता हूँ। The potential difference of the battery does not give any accelerated motion of the electron, but simply gives them a small velocity, almost 10 to the power -4 meter per second के range में, along the length of the wire towards the end of higher potential, and this is called as drift velocity. And this is called as drift velocity of the electron. तो ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन है। एक और छोटी चीज, रैंडम वेलोसिटी की जगह रेंज में बता देता हूँ कि तुम्हें रैंडम वेलोसिटी किस रेंज में होता है। ठीक है, रैंडम जो मेरा वेलोसिटी होता है, एक्चुअली ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों के दोनों ना सुपर इम्पोज होते हैं। सुपर इम्पोज मतलब रिजल्टेंट। लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज superposed with the random motion of the electron of the range of 10 to the power of 5 meter per second. Almost. सेकेंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो इसके साथ सुपर इम्पोज करता है, मतलब उनका रिजल्टेंट इस तरीके से आता है। अब देखो बताता हूं तुम्हें रिलेशन बिटवीन
आई एंड वी डी। तो इतना तो हम सबको पता है कि जब मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा तो मेरा करंट भी ज्यादा होगा। अब देखो छोटी छोटी बातें अपन सीखते हैं। तो पहले अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये मेरा कंडक्टर होता है, उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये क्या होता है ये। तो अगर मान लो कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अप्लाई किया तो जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर फोर्स मेरे इस तरफ लगेंगे, तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा मेरा, या इन पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस, फोर्स इज नथिंग बट Q into E होता है मेरा। ठीक है, तो फोर्स की अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्मेट में, तो फोर्स वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ E into E। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर लिखने की बात करूं, ये माइनस लिख देंगे इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो मेरा दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ E into E एंड डिवाइडेड बाई m। दिस इज माई एक्सेलरेशन। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा होता ही है कि जब तक पार्टिकल जो होता है ना न्यू कोलिजन करते हैं उस टाइम जो वेलोसिटी गेन कर लेता है ना दैट इज माई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपन अप्लाई फॉर्मूला करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। v मेरा vd, u मेरा जो था वो 0 था, ये u 0 नहीं है, सिर्फ ड्रिफ्टिंग विच इज अलोंग द वायर उसकी बात कर रहे हैं अपन। और एक्सेलरेशन मेरा कितना आएगा e into e डिवाइडेड बाई m into t। what is t? tau, which I've already discussed, that is nothing but the relaxation time। जब वो जाके कोलाइड करते हैं तो वो किस वेलोसिटी से जाके कोलिजन करता है और उसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानते हैं। तो देखो vd की वैल्यू मेरी कितनी मिली, vd वेक्टर फॉर्मेट में इट कैन बी रिटन एज e into tau डिवाइड बाई m। अगर वेक्टर डाल दो तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला। ठीक है, बहुत ही आसान सा टर्म है। तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल तो करंट के लिए कौन सा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है। अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं कि आगे देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट कैसे है। जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि ये कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर अगर अपन छोटे से यूनिट को ले लेते हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, किसी भी छोटे से पर्टिकुलर यूनिट को ले लेते हैं, मतलब इससे मैं बात करता हूं, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में गुजरते हैं वही तो मेरा क्या होता है, दैट इज माई करंट। एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वही मेरा करंट होगा। अब देखो जरा ध्यान से समझना इस चीज को। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन उनका रैंडम मोशन किसी काम का नहीं है, मान के चलते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ जो होता है वो vd स्पीड से जा रहे होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट यहाँ है, ये डेल्टा टी टाइम पहले कहां पर था, यहां पर था, और ये डिस्टेंस कितना है vd इंटू डेल्टा टी। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन अभी यहां है, मान लो इस सरफेस पर है, वो डेल्टा टी टाइम में कहां चला गया, इस सरफेस पे आ गया और उस सरफेस को जस्ट क्रॉस कर गया वो डेल्टा टी टाइम में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा तो इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑलरेडी इस रीजन को क्रॉस कर चुके होंगे। ध्यान से समझो मेरी बात। जो इलेक्ट्रॉन अभी यहां है वो डेल्टा टी समय के पहले कहां था, यहां था, और जो इलेक्ट्रॉन मान लो कि अभी यहां है वो डेल्टा टी टाइम में मान लो यहां से यहां पहुंचता है, तो इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस रीजन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे ना। तो इस रीजन से डेल्टा टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, उस पर जरा गौर फरमाते हैं। तो मैं सीधे लिखता हूं Q, मेरा Q कितना होगा। अब सोचो Q क्या है, डेल्टा टी टाइम में इस सरफेस एरिया से कितना चार्ज पास किया। तो इसकी बात करेंगे तो पहले अपन ये ढूंढेंगे कि इस वॉल्यूम में, ये जो हमने वॉल्यूम देखा ये वाला, इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैसे लिखेंगे अपन। तो इसमें मान लिया हमने पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा, A VD डेल्टा टी, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इनटू N। व्हाट इज N? वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मेरे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से उस रीजन में, ठीक है, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E, this is the amount of charge which has passed through this, which has already passed through this in this particular time। ये मेरा क्या हो गया, समझ में आ रही बात, ये हुआ ना, this is the amount of charge, this is the amount of charge which has passed in, मतलब already passed through this,
वो चार्ज है जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलरेडी जो पास कर चुके हैं। अब सोचो व्हाट इज माई क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज नथिंग बट NeAVD। देखो ध्यान से, दैट इज नथिंग बट NeAVD। तो व्हाट इज माई करंट, करंट इज I इज नथिंग बट NeAVD। इस बात को कभी भूलना मत। करंट जो होता है वो देखो किन बातों पे डिपेंड करता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा, अगर n ज्यादा, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, यही तो तुम्हारे कंडक्टर में ज्यादा होते हैं और इंसुलेटर में 0 होता है और सेमीकंडक्टर में थोड़े कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जो अच्छा कंडक्टर होगा उसका इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ऑब्वियसली एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से अपन जानते भी है करंट वैसे भी ज्यादा होगा। तो इस बात को कभी हमेशा याद रखना कि जो करंट होगा दैट इज नथिंग बट NeAVD। हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। हेडिंग में ये डाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का वो। तो हमने करंट की अगर हमने बात करी, मान लो तो करंट मेरा कितना मिलता है, दैट इज नथिंग बट NeAVD मिलता है मुझे, यही है ना, NeAVD मिलता है। ठीक, अब अगर मान लो कि मैं A को इस तरफ भेज दूं तो व्हाट इज माई I बाई A, माई I बाई A इज नथिंग बट NE इंटू VD। ठीक है, अच्छा व्हाट इज माई I बाई A, देखो तो जरा ध्यान से, ये J वेक्टर है NE। अच्छा व्हाट इज माई VD, देखो अभी हमने VD डिराइव करा है, व्हाट इज माई VD, यहाँ पे लिखा हमने EE इंटू टाउ डिवाइड बाई M, राइट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे VD की वैल्यू EE इंटू टाउ डिवाइडेड बाई M। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो दिस implies we can easily write J is equal to NE square tau by M into E, राइट। अगर मान लो वेक्टर फॉर्मूला में लिखना चाहूँ तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ, तो मेरा करंट का डायरेक्शन। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होता है, सॉरी तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है। अब सोचो कि हमारा जो J का फॉर्मूला था वो क्या था, सिग्मा इंटू ई, वेयर व्हाट इज दिस कंडक्टिविटी। तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को दोनों सेम हो गए, तो व्हाट इज माय कंडक्टिविटी, माय कंडक्टिविटी इज नथिंग बट NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय M, and what is my resistivity, reciprocal of that M by NE square into tau। खत्म, ये बात है, एकदम बहुत आसान सा टॉपिक है, आई थिंक समझ भी गए होंगे। देखो तो ये मेरा रेसिस्टिविटी मिल गया। अब जरा अगर अपन बात करेंगे रेसिस्टेंस की, तो व्हाट इज माय रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मेरा कितना होता है रो L बाई A। तो R इज इक्वल टू मेरा रो, व्हाट इज रो, रो इज M बाई NE स्क्वायर, M डिवाइड बाई NE स्क्वायर टाउ इंटू L बाई A। ये मेरा रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है मेरा, ये रेसिस्टेंस होता है। अब जो हम लोग अगली चीज पढ़ने जाएंगे वो ये है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट। तो अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करूं तो मेरा रेसिस्टिविटी जो होता है ना दैट इज नथिंग बट 2m, ध्यान से याद करो, डिवाइडेड बाई n इंटू ई स्क्वायर होता है टाउ, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी कितना होता है मेरा 2m डिवाइड बाई n इंटू ई स्क्वायर टाउ होता है, ठीक है। अब देखो जब कभी भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, ठीक है, अगर हमने क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया, तो मैं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए अलग अलग बातें कर देता हूँ जरा। तो कंडक्टर में अगर मैं रेसिस्टेंस की अगर बात करूँ तो रेसिस्टेंस मेरा कितना होता है 2ml डिवाइड बाई n ई स्क्वायर
टाउ इनटू ए, ये मेरा रेसिस्टेंस होता है, ये दिस इज रेसिस्टेंस, दिस इज रेसिस्टिविटी। अब अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो दो बातें याद रखो। देखो मेरा टेम्परेचर जब भी मैं बढ़ाऊंगा तो होता क्या है मेरा, तो जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा जो टाउ होता है ना वो घटता है। मेरा टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अगर मेरा टाउ घटा तो ऑब्वियसली मेरा रेसिस्टिविटी बढ़ा और मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसके बिना अपन डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे अगर कंडक्टर के अंदर अगर हमने मान लो उसका टेम्परेचर को बढ़ाया, मैंने हीट प्रोवाइड किया तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन जो इलेक्ट्रॉन का वो फास्ट हो जाएगा। अगर मेरा फास्ट हो जाएगा तो मेरा टाउ जो है वो घट जाएगा। टाउ के घटने से रेसिस्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी टकराएगा, कोलिजन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इस चीज को जरा देख लो यहाँ पे। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे ही हम टी को बढ़ाते हैं मेरा जो टाउ होता है वो घटता है, लेकिन जो एन होता है वो मेरा बढ़ता है। तो रेसिस्टिविटी मेरी ओवरऑल रिजल्टेंट जो होता है वो घटता है और जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो भी मेरा घटता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा जो एन होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो बहुत ही ज्यादा हेवी अमाउंट में बढ़ जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में सेमीकंडक्टर में भी एक बार वापस से पढ़ेंगे। लेकिन इतना ये बात अपने को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ते हैं। रीजन होता है रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन मेरा सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से एन जो होता है वो बहुत ही हेवी अमाउंट में बढ़ जाता है, जिससे मेरी रेसिस्टिविटी घट जाती है। मतलब जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे बढ़ेंगे उतने ही क्या होंगे, मेरे रेसिस्टिविटी घटेगी और रेजिस्टेंस भी मेरा घटता है। इस पॉइंट्स को लिख लो। देखो तो अब अगर अपन बात करते हैं अपन कंडक्टर की और इसकी, तो देखो इसमें क्या होता है, रेसिस्टिविटी किस तरीके से वैरी करता है। तो ये अगर मैं बोलूं कि कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर में जो रेसिस्टिविटी होता है ना वो इस तरीके से कुछ वैरी करता रहता है। ये दिस इज माई रो इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 के टर्म्स में। ये 50, ये 100, ये 150, ये केल्विन में है, ऐसे इस तरीके से बढ़ता जाता है। दिस इज 0.2, दिस इज 0.4। इससे अपने को ये पता चलता है कि कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है दैट इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर -8 के लेवल में होता है। ये किसका है, तुम्हारा कंडक्टर का। टेम्परेचर के साथ ये ग्राफ इस तरीके से जाता है। ये पहले बिगनिंग में बहुत ही कम बढ़ता है, बाद में रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। जबकि अगर अपन बात करते हैं किसकी, तो सेमीकंडक्टर्स की अगर देख लो, मैं बात करूं अगर सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ बनता है मेरा इस तरीके से बनता है। दिस इज माई रो एंड दिस इज माई टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसकी कंडक्टिविटी ऐसे होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो ये Ge होता है और क्या होता है, Si होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इनकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर देता है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। याद रखना जब भी अपन लोग सुपर कंडक्टर हम लोग बनाते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, वो कभी कंडक्टर नहीं बन पाता है, वो हमेशा सेमी कंडक्टर बनाता है। देखो ना रेसिस्टिविटी इसकी 0 हो गई। अगर इसकी रेसिस्टिविटी ऑलमोस्ट 0 हो गई तो इसका रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। सुपर कंडक्टर हमेशा जो होता है जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम बनाई जा सकती है, वो क्या होता है तुम्हारा, हमेशा सेमी कंडक्टर होता है, ना कि रेसिस्टर होता है। ये किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी को हम लोग घटाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग सेमी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी को घटा लेते हैं टेम्परेचर को बढ़ा के। रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय। जब अपन एलॉय की बात करते हैं ना, तो इसकी जो रेसिस्टिविटी मेरी होती है ना, मान लो दिस इज 200 केल्विन, ये होता है तुम्हारा 400 और 600, 800, इस तरीके से अगर जाता है तो इसकी रेसिस्टिविटी ना लीनियर बढ़ती है, ये बात याद रखना। और जो भी मेरे एलॉय होते हैं ना, इनकी रेसिस्टिविटी होती है ना, दिस इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। और ये मान लो 1, ये 1.1 और ये 1.2, ये इसकी इस रेंज में रेसिस्टिविटी आती है। तो मतलब जनरली मेरे एलॉय जितने होते हैं ना, इनकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू कंडक्टर से। तो हमारे जितने भी घर में हम लोग जो वायर वगैरह यूज करते देखोगे तुम, प्योर कॉपर का होता है वो, उसमें कोई वो एलॉय नहीं होता है। वो एलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसका तो कंडक्टेंस थोड़ा कम होता है इसका, लेकिन वेरिएशन टेम्परेचर के साथ इस तरीके से जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि कोई भी अगर मेरा कोई एक रेसिस्टर है, इसका मान लो इनिशियली मेरा रेजिस्टेंस R0 है, T0 इसका टेम्परेचर है। अगर हम लोग इसको टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और T से कर देते हैं T,
और रेसिस्टेंस हो जाता है मेरा आर ऑफ टी। ठीक है, तो इसमें जो मेरा डी आर आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मेरा बदला ये रेसिस्टेंस, ये इसको बोलते हैं डी आर, एंड दैट डी आर इज नथिंग बट आर ऑफ टी माइनस ऑफ आर नॉट, या फिर इनिशियली वहां से वहां चला गया। तो जो मेरा डी आर होता है ना एक कंडक्टर के लिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड करता है मेरा आर नॉट पे, और दूसरा मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करता है डेल्टा टी और डी टी पे बोल सकते हो, कि मतलब ये कितना से कितना तक इसका वेरिएशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इन दोनों को कंबाइंड करते हैं अपन, तो व्हाट इज माय डी आर? माय डी आर कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डी टी, फिर व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। याद रखना ये वो अल्फा नहीं है, इस बात को कभी कंफ्यूज मत करना। जो हम लोग पढ़ते थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक होता था ना कोफिशिएंट ऑफ मेरा लीनियर एक्सपेंशन, ये वो नहीं है, ये है मेरा अल्फा, दैट इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस होता है। अब इसको अपन इंटीग्रेट भी करते तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आर नॉट से लेके आर टी तक, और ये टी नॉट से लेकर टी तक, जैसे करना है कर लो। तो दिस कैन बी, हाँ बोलो सर। हमने वो हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि वो कंडक्टेंस का भी एक कांस्टेंट होता है, तो ये उसका क्या रेसिप्रोकल है क्या? हाँ, क्या बोलो? कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आपने सर? ठीक है, तो आर फाइनल माइनस जो आर नॉट होगा, दैट इज नथिंग बट आर नॉट अल्फा इनटू इंटीग्रेशन टी टी, नथिंग बट टी माइनस टी नॉट कर लो। तो अगर मैं आर फाइनल की बात करूं तो दिस कैन बी रिटन एज आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। ये बिल्कुल उसी तरीके से आता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की तरह। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है, और आर टी लिख लो या आर फाइनल लिख लो, कुछ भी लिख लो, आर टी लिख लो, आर टी लिखा था हमने। ठीक है, तो आर जो टी मेरा होगा टेम्परेचर टी पे, दैट इज नथिंग बट आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड अल्फा जो होता है दिस इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ये दो पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो, एक और जरा बात करता हूं मैं, एक और छोटी सी चीज अपन डिस्कस करना चाहते हैं कि रेसिस्टिविटी के साथ भी पता है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर मान लो कि किसी भी, मैं कंडक्टर की बात करूँ, ये मेरा कंडक्टर है, अगर इसका टेम्परेचर हमने मान लो रखा है टी नॉट, और बाद में इसको हमने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया टी, और यहाँ पे इसकी मान लो रेसिस्टिविटी रो नॉट है, और बाद में इसकी रेसिस्टिविटी मेरी कितनी हो गई, रो टी हो गई। तो ये जो मेरा रो फाइनल या रो टी जो होता है ना, दैट इज नथिंग बट रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट होता है। अब सवाल ये है कि ये अल्फा कौन सा है, ये अल्फा कौन सा है, वो अल्फा कौन सा है, और जो मेरा अगला एक और अल्फा आता है वो कौन सा होता है। तो मेरा रेसिस्टिविटी भी ना बिल्कुल उसी तरीके से चेंज होता है जिस तरीके से रेसिस्टेंस, और ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी इसको बोल सकते हो। दिस कैन बी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी। अब कुछ सिंपल सी बात देखो मेरी बात, अब इस चीज को जरा ध्यान से समझो। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने तुम्हें सिखा दी, ठीक है, ये बस याद रखो। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस जो होता है वो ऐसे चेंज होता है, और रेसिस्टिविटी मेरी ऐसे चेंज होती है। अब इसको ना जरा डिटेल में समझाता हूँ, बढ़िया से कॉन्सेंट्रेट करो। देखो एक बात बताओ, रेसिस्टेंस जो मेरा होता है ये मेरा डिपेंड करता है रो, एल और ए होता है। तो अगर मान लो कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या किया मैंने, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो मेरा लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, लेंथ मेरा बढ़ेगा। लेंथ के मेरे बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मेरा एरिया क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। लेकिन अगर लेंथ मेरा 1% बढ़ता है तो मेरा एरिया कितना परसेंट बढ़ता है, 2% बढ़ता है। जैसे कि वो ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। कौन ज्यादा बढ़ा, लेंथ या एरिया? ऑब्वियसली एरिया ज्यादा बढ़ा। तो मेरा जो रेसिस्टेंस होता है, एरिया अगर ज्यादा बढ़ा
तो रेसिस्टेंस मेरा ऐसा थोड़ी किसी रो पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस मेरा डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर भी। तो ये दोनों भी तो चेंज होंगे ना यार, टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो, और उसमें लेंथ बढ़ा 1% तो एरिया बढ़ा 2%, तो मतलब ये वाली क्वांटिटी मेरी ज्यादा बढ़ गई। तो इसके ज्यादा बढ़ने से रेसिस्टेंस पे मेरा एक और इफेक्ट आएगा ना, कि रेसिस्टेंस मेरा घटेगा, घट सकता है। ऑब्वियसली एरिया अगर ज्यादा बढ़ गया तो रेसिस्टेंस मेरा घटेगा। तो इन दोनों के चेंजेस का क्या इफेक्ट होगा भाई? और मेरा रेसिस्टिविटी के बारे में भी हमने ये बोल दिया कि रेसिस्टिविटी भी मेरा टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ता है। तो कोई डेरिवेशन नहीं, बस स्टेप ये याद रहना चाहिए बस तुम्हें कि रेसिस्टिविटी होता है किसी भी कंडक्टर का, वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? रीजन भी अपने को मालूम है, इसलिए कि टाउ को चेंज करता है, वो टाउ जो होता है वो मेरा बदलता है। अब देखो जरा ध्यान से इस बात को जरा गौर फरमाओ। अब मान लो कि मैं बोलूं कि ये आर जो होता है, तो एक मैं चर्चा तुमसे ये बोल करना चाहता हूं कि जो मेरा ये अल्फा है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टिविटी है, और मेरा एक ये अल्फा है, ये कोफिशिएंट ऑफ, मैंने क्या बोला इसको, थर्मल रेसिस्टेंस, और मेरा इन दोनों का भी रेसिस्टेंस है, ये भी एक इसका भी एक अल्फा होता है, और इसका अल्फा होता है जो कि जिसको बीटा बोलते हैं अपन, और बीटा जो होता है ये 2 अल्फा के बराबर होता है। तो इन सब में क्या ये सारी चीजें सेम है या इनमें रिलेशन क्या है, उस चीज पे अपन चर्चा करने जा रहा हूं मैं तुम्हें। अब देखो एक काम करो, तुम्हारे पास है आर, और आर इज इक्वल टू नथिंग बट रो इनटू एल डिवाइड बाय ए। जरा देखते हैं कि ओवरऑल क्या इफेक्ट मेरा पड़ेगा, इसलिए कि सारी चीजें बदल रही हैं यार, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है टेम्परेचर मेरे बढ़ाने से। ये चीज समझ में आ रही ना? रेसिस्टिविटी बदल रहा है मेरा, एल बदल रहा है मेरा, ए बदल रहा है मेरा, तो आर तो बदलेगा जरूर, लेकिन देखते हैं सबको कंबाइंड करके कि इन सबके बदलने से मेरे आर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है एक्चुअली। एक काम करो, मैंने एक काम कर दिया, इनको ले लिया, इनका ले लिया लॉग। तो अगर मैं लॉग लेता हूं तो दिस कैन बी रिटन एज ln ऑफ आर, दिस इज ln ऑफ रो प्लस ln ऑफ एल माइनस ln ऑफ ए। ये मेरा हो गया। अब इन सबको मैंने कर दिया डिफरेंशिएट। क्या कर दिया? डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, अगर मैंने इनको डिफरेंशिएट कर दिया तो दिस कैन बी रिटन एज dr by r, this can be written as d rho by rho, and this plus this can be written as dl by l minus this is nothing but dA divided by a। हमने डिफरेंशियल किया है, देखो ध्यान से, चीजें समझ में आएगी बिल्कुल, कोई टफ चीज नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। अब जरा एक बात बताओ, dr by जो r होता है ये क्या होता है, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। बट व्हाट इज माय डी रो बाई रो, तो ये मेरा होता है अल्फा रो, लिख देता हूं यहां पे थोड़ा, इनटू dt। देखो यहां से रो टी माइनस रो नॉट, तो व्हाट इज माई रो टी माइनस रो नॉट, दिस इज नथिंग बट रो नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल टी माइनस टी नॉट। इस तरफ आ गया ना, ये क्या है तुम्हारा डी रो, और ये क्या है रो, एंड दैट इज नथिंग बट अल्फा इनटू टी माइनस टी नॉट। दिस कैन बी रिटन एज अल्फा इनटू dt। जो अपने को पता भी है कि जो dl by l होता है मेरा, व्हाट इज माय dl by l, dl इज, याद करो डायरेक्टली प्रश्न कितना था, l नॉट इनटू इज इक्वल टू अल्फा l नॉट इनटू डेल्टा t। तो dl by l नॉट की बात कर रहे हैं हर जगह, तो यहाँ पे मेरा d रो बाय रो कितना होगा, अल्फा रो इनटू dt, dl by l अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ये क्या होगा मेरा डी ए बाई ए, बीटा, बीटा को लिख सकते हैं क्या 2 अल्फा इंटू डी टी। अब इनको जरा कंबाइन करते हैं, ये अल्फा जो है मेरा, ये दोनों, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है मेरा ये। अब डी टी को ले लो कॉमन, मैं डायरेक्ट लिख दूं अल्फा रो माइनस अल्फा, दैट इज नथिंग बट डी आर बाई आर। अब dr बाई जो r होगा, ये मेरा क्या होगा, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा r इंटू dt, दिस कैन बी रिटन एज अल्फा रो माइनस अल्फा इंटू dt, dt कैंसिल, व्हाट इज में अल्फा r। तो जो मेरा अल्फा r है ना,
वो दो अल्फा के कॉम्बिनेशन से बना है, माइनस ऑफ अल्फा। बना है कि नहीं बना है? एकदम क्लियर। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ thermal resistivity and this is coefficient of thermal expansion। लेकिन एक छोटी सी बात तुम लोग को और बताना चाहूंगा कि जो अल्फा रो होता है ना मेरा, ये बहुत ही बड़ा होता है अल्फा से। जो मेरा अल्फा रो होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसका जो रेंज होता है ये वो आता है तुम्हारा 10⁻⁻² के रेंज में आता है, और जो अल्फा आता है ये बहुत छोटा होता है। याद करो, अगर तुम्हें थोड़ा भी याद हो तो 10⁻⁻5 के रेंज में आता है, मतलब 1000 टाइम्स छोटा होता है। तो जो मेरा अल्फा आर होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू अल्फा रो। ये बात को याद रखना। कराता हूं, देखो बस एक क्वेश्चन करा, ज्यादा नहीं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ρ1 ρ2 α1 and α2 such that total resistance of the system is independent from the temperature। ये L, ये भी L, एंड इसका ρ1, इसका ये ρ2। ठीक है, बस चलो अब बताना है तुम्हें, करो रिपीट कीजिए। जाएगा। अब देखो होता क्या मेरा, पहले जो मेरा रेसिस्टेंस था वो इसका कितना था, दैट वाज नथिंग बट ρ1 L/A। बाद में जो मेरा बचा वो कितना होगा, ρ2 L/A। ये मेरा मतलब बाद वाले का रेसिस्टेंस है, दोनों सीरीज में तो ऐड कर दिया हमने। अच्छा, मेरा बाद में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद देखो क्या होगा, ρ1 L/A इंटू 1 प्लस α1 इंटू डेल्टा टी प्लस ρ2 L/A इंटू 1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी। ये मेरा आएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अपन ये वाला जो पार्ट है ना ρ1 α1 है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा बचेगा वो देखो, 0 इज इक्वल टू ρ1 L/A इंटू α1 डेल्टा टी प्लस ρ2 L/A α2 इंटू डेल्टा टी। LA डेल्टा टी कॉमन लेके बाहर फेंक तो 0 हो जाएगा। तो ρ1 α1 प्लस ρ2 α2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस।